बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी, इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आज आप मार्क करने वाले हैं। सबसे पहले पेज नंबर 316 पर आ जाइए। यहाँ पर ये देखिए जो डिटेल क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन है, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस तरीके से बैक्टीरियम जो है वो आइडेंटिफाई होता है नॉन सेल्फ के तौर पे हमारे इम्यून सिस्टम में। ठीक है, तो सवाल को समझाने से पहले मैं आपको सबसे पहले मार्क करवा देती हूँ। पेज नंबर 305 के ऊपर आ जाएं आप। ठीक है, यहाँ पर आ जाएं आप और सबसे पहले यहाँ से आप इसको मार्क करना स्टार्ट कीजिए। पेज नंबर 305 पर इट इज़ फर्स्ट नेसेसरी, यहाँ से लेके अगले पेज तक का वर्क होगा। जब मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी तो वहाँ तक मार्क करवा दूँगी। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि जैसे ही आपकी जो बॉडी होती है ना, उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया एंटर होता है या कोई भी पैथोजन, ठीक है, या बाहर का कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर होता है, तो सबसे पहले जो आपके इम्यून सेल है वो उसको नॉन सेल्फ के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, नॉन सेल्फ का मतलब होता है कि ये बॉडी का पार्ट नहीं है, ये कोई आउटसाइडर सेल है। तो जैसे ही वो नॉन सेल्फ के तौर पे आइडेंटिफाई हो जाता है, तो अब क्या होता है, उसके आइडेंटिफिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए उस ऑर्गेनिजम्स में वो एक समझ लीजिए कि एंटीजन जो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। इस एंटीजन का मतलब होता है कि ये बॉडी के सेल्स में मौजूद नहीं है, ये जो नॉन सेल्फ बाहर से आया है इसमें ये एंटीजन मौजूद है। अब ये जो एंटीजन मौजूद होता है, जिसको आप कहते हैं कि एक फॉरेन पार्टिकल है या कोई बाहर से आया है, कोई पैथोजन है, तो उसको रिमूव करने के लिए बॉडी फौरी तौर पर उसको आइडेंटिफाई करती है और उसकी एक एंटीबॉडी बनाती है। ये सारा काम क्या होता है, आपके जो वाइट ब्लड सेल्स के जो स्पेशलाइज्ड पार्ट है जिसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट सेल्स, ये वहाँ पर स्पेसिफिक किस्म की एंटीबॉडी बनती है। वो क्या करती है, वो उस मखसूस एंटीजन के साथ जाके अटैच हो जाती है, उसके साथ चिपक जाती है। सबसे पहले तो वो उसको डैमेज करने की कोशिश करती है। अगर वो उसको डैमेज नहीं कर पाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर वो उसको जितना भी किल कर सकती है वो उसे कोशिश करती है कि वो किल कर ले। यानी या तो वो उसका मैक्सिमम डैमेज कर देगी या फिर वो उसको किल कर देगी, दोनों में से एक काम होगा। अब जो मैमल्स की बॉडी है उसके अंदर एक ख़ास बात क्या होती है कि एक दफ़ा अगर उसकी एंटीबॉडी जो है उसने आइडेंटिफाई करके बना दी है, तो अब वो सारी ज़िंदगी वो एंटीबॉडी उसकी जिस्म में मौजूद होती है। तो इस तरह मिलियंस की तादाद में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मैमल्स के जिस्म में मौजूद होती हैं। और जब भी उस तरह का कोई भी फॉरेन पार्टिकल दोबारा एंटर होता है सेम पैथोजन, तो क्योंकि उसकी एंटीबॉडी बॉडी में मौजूद होती है, तो वो उसको फौरी तौर पे ट्रीट करती है, मैक्सिमम डिस्ट्रॉय करती है, वरना इसकी कोशिश होती है कि इवन ये किल ही कर ले। ठीक है, तो ये यहाँ से देखें आप स्टार्ट करेंगे इट इज़ फर्स्ट नेसेसरी से लेके अब आप ये देखें नेक्स्ट पेज तक आ जाइए। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ना इम्यून सिस्टम, यहाँ तक आपने इसको मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर भी यही सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी कि एक दफ़ा जब एंटीबॉडी बन जाती है तो मैमल्स की बॉडी में ये याद रहती है। ठीक है, इसकी मेमोरी में होती है कि एंटीबॉडी मौजूद है, तो जब भी दोबारा कोई पैथोजन इसी तरह का री इन्फेक्शन करने की कोशिश करेगा तो वो उसको फौरी तौर पर आइडेंटिफाई करके उसको किल कर देती है या फिर उसको डैमेज कर देती है। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको मार्क कर लिया। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो कॉन्टेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ये कहता है कि साइटोटॉक्सिसिटी क्या चीज़ होती है, आपको कंपेयर करना है और कंट्रास्ट करना है मैकेनिज्म ऑफ एनके सेल्स एंड टीसी सेल्स। ठीक है, आपको पता है कि जो एनके सेल्स यानी आपके नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ये जो टी सेल्स होते हैं, क्योंकि ये थाइलेमस में बनते हैं इसलिए इसको टी सेल्स कहा जाता है। तो ये जो है तकरीबन एक सा काम करते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, अभी मैं आपको मार्क करवा दूँगी। ठीक है, मेन मकसद इनका क्या होता है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर होता है ये इसको किल करने की सलाहियत रखते हैं। तो आपने सीधा पेज नंबर 301 पर जाना है। यहाँ से आपको मिल जाएगी सबसे पहले साइटोटॉक्सिसिटी की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को आप कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ आ जाए, यहाँ देखें, इट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, पेज नंबर 301 पर है। साइटोटॉक्सिसिटी की हेडिंग है। यहाँ से सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी होती है, सर्टेन सेल्स की एबिलिटी होती है कि वो टारगेट सेल जो है उसको मार देते हैं या फिर उसको डैमेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके टारगेट सेल तक आपने इसको पहले मार्क करना है। उसके बाद आपने इसकी टाइप बतानी है कि जो प्रोसेस होता है साइटोटॉक्सिसिटी का, ये आमतौर पे दो तरीके से होता है। एक तो नेचुरल किलर सेल्स इसको करते हैं और दूसरा जो है साइटोटॉक्सिक सेल्स करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले आपने मार्क किया, इसमें साइटोटॉक्सिसिटी की डेफिनेशन कवर हो गई। अब आ जाइए दोनों के मैकेनिज्म या मोड ऑफ एक्शन पे, नेक्स्ट पेज पर आ जाएँ आप।
अब देखिए ये है आपके पास नेचुरल किलर सेल्स। सबसे पहले तो मैं इसको मार्क करवा देती हूँ, बिल्कुल मुख्तसर करके ना आपको बता दूँगी कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखिए आप यहाँ से लेके एन के सेल्स से लेके कैंसर सेल्स तक मार्क करेंगे, फिर दे डू नॉट से लेके प्रेजेंटिंग सेल्स तक मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आ जाएँ एन के सेल्स, यहाँ से लेके आपने क्या करना है, ये ग्रेन्जाइम तक यहाँ तक मार्क कर लेना है, ठीक है। ये हो गई इसकी मार्किंग। अब समझ लें होता क्या है, स्पेशली जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, इनमें एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट सेल्स। ये बी लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं वो दोनों तरह के सेल्स बनाएंगे, नेचुरल किलर सेल्स भी बनाएंगे आपके, और ये आपके टी सेल्स जो है उसको भी बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, इनका काम क्या होता है कि जैसे ही कोई भी वायरल इन्फेक्शन सेल जिस्म में दाखिल होता है या इवन कैंसर सेल भी जिस्म में दाखिल होता है, तो सबसे पहला काम ये नेचुरल किलर सेल्स, जिसको एनके सेल्स कहते हैं, इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्ट करने के बाद अब ये फ़ौरन ही एक्टिव हो जाते हैं। इनको एक्टिव होने के लिए किसी भी किस्म की एंटीजन की प्रेजेंस नहीं होती, इनको ज़रूरत नहीं होती है। तो ये वो पहला आइडेंटिफिकेशन पार्ट है जो इसमें और टीसी सेल्स में है कि टीसी सेल्स जो होते हैं इसको एंटीजन की ज़रूरत होती है एक्टिव होने के लिए, इसको ज़रूरत नहीं होगी एक्टिव होने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा काम क्या होता है कि जैसे ही एनके सेल्स डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर हुआ है और ये कैंसर सेल भी हो सकता है, तो ये फौरी तौर पर क्या करते हैं, ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, यानी एक किस्म का समझ लीजिए कि मॉलिक्यूल ये फौरी तौर पे डेवलप करते हैं। और इस मॉलिक्यूल में जो प्रोटीन होती है इसको हम कहते हैं हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 जो है ये प्रोड्यूस कर देते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि इनके आसपास के जितने भी सेल्स होते हैं उन सब में ये MHC1 यानी कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 मौजूद है। लेकिन किस में नहीं है, जो फॉरेन पार्टिकल आया, जो वायरस आया, जो कैंसर सेल्स आए हैं, उनमें मौजूद नहीं है। तो अब इसने अपने सेल तो आइडेंटिफाई कर दिए, फौरी तौर पे इसने आइडेंटिटी कार्ड दे दिया कि जिसके पास ये वाली प्रोटीन मौजूद है उसको किल नहीं करना, वो अपने बंदे हैं, ठीक है, वो अपने सेल्स हैं। लेकिन जो बाहर के पार्टिकल हैं, क्योंकि वो नॉन सेल्फ हैं, उनके पास ये हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 का मॉलिक्यूल नहीं है, तो अब इसने इसको नॉन सेल्फ के तौर पे रिकॉग्नाइज कर दिया। इसने कंसीडर कर लिया कि ये टारगेट सेल है। अब ये क्या करेगा, इन टारगेट सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ख़ास किस्म की जो ग्रेन्यूल्स हैं, जिसको साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स कहते हैं, इनको आप पिगमेंट समझ लीजिए, ग्रेन्यूल्स समझ लिए, ये वो रिलीज़ करते हैं। इन ग्रेन्यूल्स में परफोरिन प्रोटीन और ग्रैन एंजाइम, ये दो किस्म की प्रोटीन होती है। इनका काम क्या होता है कि टारगेट सेल को पकड़ के इसकी लाइसिस स्टार्ट कर देते हैं, यानी इसको मारना शुरू कर देते हैं इन्हीं दोनों प्रोटीन्स की मदद से। तो ये एक्शन किसका हो गया, नेचुरल किलर सेल का। यानी कि ये जैसे ही इसने बॉडी को नॉन सेल्फ के तौर पे फॉरेन पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया, इसने फ़ौरन अपने आसपास के जितने सेल्स हैं इनको ये जो कॉम्प्लेक्स है MHC1 ये फौरी तौर पे असाइन कर दिया, जो कि आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे एक्ट करता है। और क्योंकि फ़ॉरेन पार्टिकल के तौर पे नहीं होता, तो फ़ॉरेन पार्टिकल जो है उसको ये नॉन सेल्फ के तौर पे फ़ौरन रिकॉग्नाइज कर लेगा। उसके बाद फौरी तौर पर ये कुछ ख़ास किस्म के ग्रेन्यूल्स जो है इसको सीक्रेट करेगा, जिसका काम क्या होगा कि वो इस फ़ॉरेन पार्टिकल को मार दें, ठीक है। ये किसका काम हो गया, नेचुरल किलर सेल्स का। लेकिन ज़हन में रखो ये स्पेशलाइज नहीं है, क्योंकि अभी इसमें हमने एक लाइन ऐड की थी कि इसमें किसी किस्म का भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो चाहे किसी भी किस्म का वायरस बॉडी में दाखिल हो, उसको ये एक ही तरीके से मारेगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आ जाता है आपके पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। अब इसको सबसे पहले तो आप मार्क कर लीजिए, दे रिकॉग्नाइज से लेके, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज की मार्किंग भी बताती हूँ, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू है, दे रिकॉग्नाइज से लेके। अब इसके बाद यहाँ देखें, नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, यहाँ तक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे फॉर द एक्टिवेशन ऑफ टीसी सेल्स, ठीक है, यहाँ से लेके इन्फेक्टेड सेल्स तक मार्क करेंगे। और उसके बाद लास्ट करेंगे टीसी सेल्स से लेके सीरियल किलर तक, ठीक है। ये हो गई इसकी मार्किंग। इस तरीके से मैक्सिमम कंटेंट तो बता देगा, लेकिन ये कंटेंट थोड़ा इतना छोटा हो जाएगा कि आपके लिए याद करने में आसानी हो जाएगी, सही है। अब समझ लीजिए इसका काम क्या होता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। होता क्या है कि इसमें भी जब भी कोई बाहर का फॉरेन पार्टिकल आता है, तो सबसे पहले तो ये उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये नॉन सेल्फ है। नॉन सेल्फ का मतलब क्या होता है कि ये बॉडी का हिस्सा नहीं है, कहीं बाहर से आया है, ठीक है। इसने इसको नॉन सेल्फ के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया। अच्छा, अब ये वाले सेल जो होते हैं आमतौर पर ये आपके बोन मैरो में पैदा होते हैं, ठीक है, होते तो ये भी बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं।
वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट होते हैं, लेकिन हमारी बोन मैरो में पैदा होते हैं और जब ये मैच्योर होते हैं तो ये थाइमस की तरफ ग्रो कर लेते हैं। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, टी सेल्स यानी थाइमस सेल्स। और उसके बाद ये जब मैच्योर हो जाते हैं फिर ये हमारे ब्लड में रिलीज़ होते हैं और पूरी बॉडी में ये अपना एक्शन करते हैं। तो इनके जो मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है ना, इस दौरान इसमें ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कहलाते हैं CD8 टाइप को रिसेप्टर। इनका नाम क्या होगा, CD8 टाइप को रिसेप्टर। ये मैच्योर हो गए, ब्लड में रिलीज़ हो गए, अब इनमें रिसेप्टर मौजूद है जिसका नाम है CD8 टाइप का रिसेप्टर। अब ये क्या करता है, ये रिसेप्टर इन सेल्स के साथ आके चिपक जाता है और उसकी वजह से इनको ये समझ लीजिए कि एक स्ट्रॉन्ग पावर दे देता है, इनको ताकत दे देता है। अब होता क्या है कि जब भी फ़ौरन कोई भी पार्टिकल आता है तो ये रिसेप्टर फ़ौरन उसको डायग्नोज कर लेते हैं, उसको फ़ौरन पहचान जाते हैं कि ये वाला जो पार्टिकल है इसमें ये फॉरेन पार्टिकल है, ये नॉन सेल्फ नहीं है, ये बॉडी के बाहर का हिस्सा है। ठीक है, ये जो आपके को रिसेप्टर्स है ना, ये बॉडी में MHC1 और MHC2 यानी मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों को प्रोड्यूस कर देते हैं। यानी समझ लीजिए कि आपके पास नेचुरल किलर सेल में तो एक आइडेंटिटी कार्ड था ना, इसमें दो आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, डबल चेक है इसके पास। तो अब इसके पास को रिसेप्टर्स हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को फ़ौरन पहचान भी रहे हैं। ये फौरी तौर पर MHC1 और MHC2 दोनों किस्म के कॉम्प्लेक्सेस जो है अपने सेल्स के गिर्द जो है प्रोड्यूस कर देता है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही कोई भी फॉरेन पार्टिकल इसकी बॉडी में एंटर होता है तो ये फ़ौरन उसको इनकाउंटर कर देता है। इनकाउंटर करने का मतलब होता है कि क्योंकि देखें ना, इसके पास तो डबल आइडेंटिटी कार्ड भी है। ठीक है, इसके पास को रिसेप्टर्स भी हैं, इसके लिए उस टारगेट सेल को पहचानना बड़ा आसान है। फौरी तौर पे इसको पहचान लेगा और उसके बाद इसको किल करेगा। अब ना सिर्फ ये किल करेगा, इसके लिए भी मोड ऑफ एक्शन ऐसा ही है कि इसके पास भी ख़ास किस्म के एंजाइम रिलीज़ होते हैं जिसमें परफोरिन और ग्रेंजाइम दोनों चीज़ें मौजूद हैं जो क्या करती हैं, ये सीरियल किलर के तौर पे काम करती हैं। यानी एक के बाद एक लाइन से ना जितने भी आपके टारगेट सेल्स हैं जो कि नॉन सेल्फ हैं इसको मारना शुरू कर देती हैं। तो इसके मोड ऑफ एक्शन में क्या फ़र्क हुआ कि इसमें को रिसेप्टर बन रहा है और ये दो कॉम्प्लेक्सेस प्रोड्यूस कर रहा है, MHC1 और MHC2। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि ये जब टारगेट क्लिक पर आता है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइसिस करता है, यानी एक के बाद एक इसने मारते ही रहना है, इसने सिर्फ डैमेज नहीं करना, इसने किल कर देना होता है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। ठीक है, ये ज़्यादा एडवांस है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आपने देख लिया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है, कैसे डेवलप होती है और इसे कंट्रोल करते हैं किस तरीके से। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बॉडी में किसी किस्म की कुछ सूजन। होता क्या है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल जो है आपको हर्ट करता है, आपको कहीं चोट लग जाती है, किसी पिन से कोई डैमेज हो गया, ठीक है, या इस तरीके से कहीं पे कोई कट लग गया, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं उस पर आस-पास में एक किस्म की स्वेलिंग सी हो जाती है। इसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कट से हो, बाज़ औक़ात ये बॉडी की इंटरनल कंडीशंस की वजह से भी हो जाती है। किसी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी जिस्म के उस हिस्से पे सूजन हो जाती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। इसमें इसने यही बताया है कि फॉरेन पार्टिकल के किसी इंटरप्शन से या फिर एक्सीडेंट से या इस तरह के किसी भी फैक्टर से, जैसे कि टिश्यू डैमेज हो गया या कोई ऑटो इम्यूनिक डिसऑर्डर्स हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक्यूट होती है और क्रोनिक होती है। ठीक है, पहले यहाँ तक मार्क किया आपने, अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे इसमें कि जब भी कहीं पर भी टिश्यू कोई डैमेज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ के जितने भी बैक्टीरिया हैं वो बॉडी में एंटर होने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर तो एक इन्फेक्शन आ गया, यहाँ पे कोई पिन जो है प्रिक हो गई है, यहाँ पे कोई कट आ गया, तो अब यहाँ पे रास्ता आसान है, बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो जैसे ही वो बैक्टीरिया या वो वायरस बॉडी के अंदर उस कट से एंटर होने की कोशिश करते हैं, एट द सेम टाइम क्या होता है, वहाँ पे जितने भी डैमेज टिश्यू होते हैं वो ख़ास किस्म की कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है उसको रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। आसपास के टिश्यू फौरी तौर पे एक्टिव हो जाते हैं। अब ये कौन कौन सी प्रोटीन होती है, होती है हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करती हैं, जितनी भी आसपास की जो ब्लड वीजल्स होती हैं ना उसको फौरी तौर पर ये एक्टिव कर देती हैं और वहाँ पे जितने भी न्यूट्रोफिल्स होते हैं या मैक्रोफेजिस सेल्स होते हैं ना, ये फटाफट से एंटर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह समझो कि बॉडी में कट लगा, आसपास की जो वेसल्स हैं उन्होंने हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटीन की मदद से फौरी तौर पे आसपास के जो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजिस हैं जो कि आपके लाइन ऑफ डिफेंस होता है उसको एक्टिव कर दिया। अब वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन सेल के आसपास बिल्कुल जमा हो जाएंगे और जितने भी आपके बैक्टीरिया या वायरस अंदर एंटर होना शुरू करते हैं उसको खाना शुरू कर देते हैं। ये फेजोसाइट्स कहलाते हैं और ये प्रोसेस फेजोसाइटोसिस कहलाता है। इसकी वजह से क्या होता है,
बॉडी जो है उसमें थोड़ी सी सूजन स्टार्ट हो जाती है। पहले आपने यहाँ तक स्टार्ट किया, अब इसके बाद यहाँ पे देखें आवर ओन, यहाँ से मार्क कीजिए, नेक्स्ट पेज तक आ जाइएगा कि हमारा अपना जो बॉडी का सिस्टम है ना, वही डिज़ाइन है ख़ास तौर पर कि वो क्या करे, इन्फेक्शन जो है उसको इस तरीके से किल करे, इसीलिए उस हिस्से पे सूजन हो जाती है। तो हमारी अपनी बॉडी के जो सेल्स होते हैं बाज़-औक़ात वो भी डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये इसका एक ड्रॉबैक होता है। कभी कभी वहाँ पे एक थिक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर सा बन जाता है, और उससे कभी कभी ऐसा भी होता है कि पस से निकलनी शुरू हो जाती है, बुरी ऑर्डर आने लगती है। तो ये सारी की सारी सूजन के एक साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक बैड स्मेल तक आपने क्या करना है, मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो क्या कहता है कि अंडरलाइन मैकेनिज्म ऑफ फीवर जो है ये क्या चीज़ होती है। आपने उसका प्रोटेक्टिव रोल और हार्मफुल इफ़ेक्ट दोनों डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब इधर आ जाइए सबसे पहले कि यहाँ पे सबसे पहले तो आप बताएं कि यहाँ इस इधर से स्टार्ट कीजिएगा। इट इज़ वन ऑफ द नॉन से लेके पायरोजिन तक। मैं आपको बता दूँ ये इसमें लिखा हुआ क्या है। ये कहता है कि बाज़ औक़ात हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये किसी भी साइन ऑफ इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और आइडेंटिफाई किसी भी तरीके से कर सकता है ये, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हीट स्ट्रोक लग गया, या कोई ब्रेन ट्यूमर बनने की कोशिश हो रही है, या ब्रेन जो है उसमें कोई टॉक्सिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, या किसी मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट है। इन तमाम बातों की वजह से जो है बॉडी में एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो तमाम फैक्टर्स जिसकी वजह से बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए वो टर्म कहलाती है पायरोजिन। यानी पायरोजिन क्या करती है, बॉडी में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की वजह बन जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप मार्क करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखें पायरोजिन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द ब्रेन। यहाँ से लेके यहाँ देखें नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर डेथ, ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद इट हैज़ से लेके ये सारे पॉइंट यहाँ तक, सही है। अब इसको समझ लीजिए। पहले तो मैंने आपको पायरोजिन बता दिया कि पायरोजिन क्या चीज़ होती है। वो तमाम फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में बुखार जो है वो इंड्यूस हो जाता है। अब नेक्स्ट बात क्या होती है कि ये जो पायरोजिन है यानी ये फैक्टर्स जो हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रेन तक पहुँचते हैं। यहाँ पर ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस ब्रेन के लिए एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। थर्मोस्टेट को समझ लो कि ये बॉडी की टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे ही ये रिसेप्टर हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है, हाइपोथैलेमस जो कि मैंने आपको बताया भी कि थर्मोस्टेट ऑफ द ब्रेन है, ये एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद ये क्या करता है, ये बॉडी को सिग्नल देता है। और बॉडी को सिग्नल देने पर एक किस्म की जो कह लीजिए कि प्रोटीन है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये रिलीज़ होती है। ये क्या करती है, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है। इसको हम कहते हैं थर्मोजेनेसिस, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा जिसकी वजह से बॉडी के अपने सेल्स में से हीट जो है वो लॉस हो जाता है, और एज अ रिज़ल्ट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये फ़ीवर है। वैसे तो फ़ीवर होना अच्छा होता है क्योंकि ये बहुत सारे फंगस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फॉरेन पार्टिकल होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है उसको स्लो कर देता है, ठीक है। टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा तो उस टेम्परेचर पे अंदर ही अंदर कुछ फंगस है, बैक्टीरिया है, इनके सेल्स जो वो किल होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा फीवर हो जाता है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं कि बॉडी में से मुसलसल एनर्जी लॉस हो रही क्योंकि बॉडी हीट में है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि बॉडी क्योंकि मुस्तकिल हीट में तो वो थकावट का शिकार हो जाएगी, उसमें पानी की कमी हो जाएगी, उसमें रैशेज़ आना शुरू हो जाएंगे, और बाज़ औक़ात दौरे भी पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे मिर्गी वगैरह के दौरे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिसको फिट्स भी कहते हैं आप, इसके अलावा अगर टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो इसमें हमारी अपनी बॉडी के कुछ एंजाइम्स और जो कुछ प्रोटीन्स हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। और फाइनली ये होता है कि बाज़ औक़ात अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारी अपनी बॉडी के सेल जो है वो डैमेज हो जाते हैं, और ये बाज़ औक़ात ख़ुद इंसान की अपनी मौत की वजह भी बन जाती है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है फ़ीवर की वजह से, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या है, ये सारे इसके है साइड इफ़ेक्ट। अब आ जाइए आप नेक्स्ट, आपके पास है स्ट्रक्चर फीचर एंटीबॉडी का बनाना है, और ये बताना है कि किस तरीके से ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं इसको किल करने की वजह बनती है, किस तरीके से आप इसे निजात हासिल कर सकते हैं। 309 पर आ जाएं आप सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्क कीजिएगा। ये आपकी प्रॉपर जो एंटीबॉडी है इसका स्ट्रक्चर है। लिम्फोसाइट्स आपको पता है ये वाइट ब्लड सेल्स के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं।
यहाँ से लेके सबसे पहले यहाँ तक मार्क करें, फिर यहाँ से लेके इसको यहाँ तक मार्क करें, ठीक है। और इसके बाद ये दोनों डायग्राम्स बनेगी। अब इसको समझ लीजिए आप, ये है क्या चीज़ कि जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं ये WBCs के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ये लिम्फॉइड स्टेम सेल्स जो हैं वहाँ से इनका ओरिजिनेट होता है। तकरीबन 20 to 40% जो हैं ये WBCs ये क्या करते हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम जो है उसके लिए काम करते हैं। यानी इनमें वो सेल्स मौजूद होते हैं जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को किल करने की सलाहियत रखते हैं। दो तरह के लिम्फोसाइट सेल्स होंगे आपके पास, एक T सेल्स कहलाएंगे और दूसरा B सेल्स कहलाएंगे, ठीक है। इनमें ख़ास किस्म के जो एंटीजेंस हैं वो स्पेसिफिकली प्रोड्यूस होती हैं। इसमें कुछ ख़ास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिसको हम T सेल रिसेप्टर्स कहते हैं और B सेल रिसेप्टर्स कहते हैं। अंडरस्टूड है कि जो T सेल्स हैं उसमें T सेल रिसेप्टर्स होंगे, जो B सेल है उनमें B सेल रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, ठीक है। ये इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। और जितना ज़्यादा लॉन्ग लाइफ वाला ये WBCs होगा उतना ही ज़्यादा इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी कि फॉरेन पार्टिकल को आइडेंटिफाई करके उसको लॉस करने की सलाहियत रखता होगा, ठीक है। ये हो गई। अब इसके स्ट्रक्चर हो गए ये B सेल रिसेप्टर्स के, ये T सेल रिसेप्टर्स के, ठीक है। अब इधर आ जाए थोड़ा सा T लिम्फोसाइट्स को देखने के। ये जो है बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद ये थाइमस की तरफ माइग्रेट करते हैं मेच्योरिटी में, और जब ये अच्छी तरीके से मेच्योर हो जाते हैं तो फिर ये ब्लड स्ट्रीम जो है उसमें ऐड हो जाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे क्योंकि थाइलेमस में इनका ओरिजिन हो जाता है, इनकी मेच्योरेशन हो रही होती है, इसीलिए इसको हम T सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। अब इसके भी कुछ फर्दर पार्ट है, हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, ठीक है। इसने हमसे सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर पूछा है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मार्क करेंगे कि इसके फंक्शन के एतबार से ये इसके कुछ टाइप्स होती हैं जिसको T हेल्पर सेल्स कहते हैं, T साइटोटॉक्सिक सेल्स कहते हैं, T मेमोरी सेल्स कहते हैं और T सप्रेसर्स और रेगुलेटरी सेल्स कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको मार्क कर लेना, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट पर आ जाइए, यानी आपके पास B लिम्फोसाइट्स। अभी तक तो आप ये T लिम्फोसाइट्स देख रहे थे। T लिम्फोसाइट्स को यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसका काम भी क्या होता है, ये बोन मैरो में मैच्योर हो जाते हैं और उसके बाद जब भी कोई एंटीबॉडी यानी कोई भी एंटीजन मौजूद होता है जो फॉरेन पार्टिकल की तरफ से आता है तो इसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो है इसको बना देते हैं, ठीक है। और इनके भी जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये वहाँ से एक्टिवेट हो जाते हैं। इनके प्लाज्मा सेल्स में ख़ास तौर पे मैकेनिज़्म होता है जिसको हम T इंडिपेंडेंट मैकेनिज़्म कहते हैं, जिसकी मदद से क्या करते हैं ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको किल करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे। डायग्राम सिर्फ वही दो बनेगी जो मैंने आपको मार्क कराई थी। एक टिपिकल एंटीबॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर है, बहुत डीप में नहीं जाना, बस बेसिक बताना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपके पास कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इसका रोल बताएं T सेल्स का और B सेल्स का बॉडी की जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है उसमें। तो पेज नंबर 313 पर आप आ जाएं और सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको फटाफट से देख लें। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कभी कभी आपकी जो बॉडी होती है उसमें जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपकी अपनी बॉडी के अगेंस्ट में काम करता है, यानी अपनी बॉडी को ही नॉन सेल्फ कंसीडर कर लेता है, अपनी बॉडी के सेल्स को नॉन सेल्फ कंसीडर करके उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। तो एज अ रिज़ल्ट मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। यानी कि बॉडी के अपने ही इम्यून सिस्टम की कह लीजिए नाकिस कारकर्दगी, इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 है, इसके अलावा रिमाटॉइड आर्थराइटिस है, सोराइसिस है, ठीक है। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज़ का नाम भी आप रख सकते हो। तो ये सारे के सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। ये तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन मार्क कर ली। अब इसने स्पेशलाइज 2 सेल्स का जिक्र किया था। देखो ख़ास तौर पर ये जो ट्रांसप्लांट होता है ये होता है सॉलिड ऑर्गन्स का, जैसे किसी की किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, ठीक है, या आई ट्रांसप्लांट हो रही है, इस तरह की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये देखो ये 2 पार्ट है, ये पूरे जाएंगे, रोल ऑफ T सेल इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन और रोल ऑफ B सेल इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन पूरा जाएगा। अब इसको समझ लो इसमें बोला क्या जा रहा है। ये बोलता क्या है कि जब भी कोई सॉलिड ऑर्गन जो किसी भी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है तो एक होता है रिसेप्टर और दूसरा होता है आपका डोनर, ठीक है। डोनर को तो इतना नुकसान कोई नहीं पहुँचेगा क्योंकि उसने अपनी बॉडी का डोनेट एक पार्ट कर दिया। अब उसके जो सेल्स हैं वो खुद ही आपस में हील हो जाएंगे और कुछ मेडिसिन उसको काम करेंगी। लेकिन दूसरा बंदा जो आपका रिसेप्टर कहलाता है, जो रिसिपिएंट होता है, ठीक है, जिसने वो ऑर्गन रिसीव किया, मसाइल सारे वहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जैसे ही ऑर्गन या टिश्यू का वो हिस्सा उसकी बॉडी में एंटर होता है तो उसकी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो उसको फौरी तौर पे सबसे पहले तो नॉन सेल्फ के तौर पे ना ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं ये भी कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो जो टिश्यू आया है या जो ऑर्गन आया है इसको डैमेज करना स्टार्ट कर दो।
तो उसके लिए वो उसको नॉन सेल्फ के तौर पे कंसीडर करके अपने जो उनके नेचुरल किलर सेल्स होते हैं या उनके जो टीसी सेल्स होते हैं उसको एक्टिव कर देते हैं। और वो एक्टिव सेल्स क्या करते हैं, वो जाके उस पर्टिकुलर डोनर जो ऑर्गन है उस पर और जो भी उसकी समझ लीजिए ग्राफ्टेड टिश्यूज़ है उसके ऊपर जाके एक्शन करके उसको किल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होता है टी सेल का रोल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में, यानी इसकी वजह से ट्रांसप्लांट फेल होने का ख़तरा होता है। इसके लिए फिर स्पेशलाइज्ड किस्म के एंटी कह लीजिए कि बायोटिक्स मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है उस पेशेंट को, ताकि ये नेचुरल किलर सेल्स और जो टीसी सेल्स है इसका रोल कम से कम किया जा सके उस पर्टिकुलर ऑर्गन की ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट करने के चक्कर में। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेल होता है आपके पास, अभी तो आपने टी सेल्स देखा जो थाइलेमस सेल्स है, फिर बी सेल्स हैं, ये भी सेम यही काम करते हैं। ये भी जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ है ना इस तरह की सिक्रीशन करना शुरू कर देते हैं प्लाज्मा सेल्स में। इनका काम भी होता है कि जो भी ग्राफ्टेड टिश्यू आया है या जो भी डोनर का ऑर्गन आया उसको रिजेक्ट कर दें। ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से जो भी ग्राफ्टेड टिश्यू है इसका डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कहीं पर भी ऑर्गन डोनेशन होती है तो जो भी उसको रिसीव कर रहा होता है उसकी बॉडी में उसका अपना जो इम्यून सिस्टम है उसके नेचुरल किलर सेल्स और टीसी सेल्स दोनों ही अपना एक्शन स्टार्ट कर देंगे, उसको नॉन सेल्फ के तौर पे ट्रीट करेंगे और उनकी ये ख्वाहिश होगी कि जो भी ग्राफ्टेड टिश्यू है उसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये होता है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का कॉज। ठीक है, ये दोनों पैरा आपने लिखने। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज़ के व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें शेयर किया कीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।